नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की सेहत अच्छी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। हमने एक पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऑटिज्म के कुछ कारणों को और लक्षणों को समझने की कोशिश की थी। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से होता है, क्या चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं जिससे ऑटिज्म में बच्चों के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि होम्योपैथी इसमें क्या ऑफर कर सकती है, होम्योपैथी का रोल क्या है, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन आज का शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा डिस्कशन शुरू करने के पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और हमारा संपर्क बना रहे। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, पता नहीं किसे ये जानकारी काम आ जाए। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑटिज्म को हम यंग एज में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 2-3 साल में ही हम पता कर लेते हैं कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब वो वीडियो आप डिटेल में देख लीजिएगा, आपको एक अंदाजा आ जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे मन की तैयारी चाहिए ये समझने की कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। कई लोग डिनाइल फेज में होता है, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। यदि मुझे अगर कोई कह दे कि आपको शुगर हुआ है तो पहले मन मानने को ही कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो रेगुलर खाना भी रेगुलर टाइम पे खाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, मुझे तो हो ही नहीं सकता, मेरे घर में तो फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो ये इंसान की एक बेसिक टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ यदि उसको खुद के बारे में पता चले तो पहले वो डिनाई करता है। यही चीज़ बच्चों के बारे में भी होती है। कोई अगर ये सजेस्ट करने की भी कोशिश करता है, खासकर बच्चों को लेके, तो हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि यदि कोई गलती से भी सजेस्ट करने की कोशिश करता है तो हम उसी पे बरस पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के खिलाफ हम कुछ भी निगेटिव नहीं सुनना चाहते। और ये आज की वस्तुस्थिति है दोस्तों। ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो हम हमारे बच्चे को मदद करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि हमें मानना होगा कि हो सकता है मेरा बच्चा चाहिए वैसा डेवलप नहीं कर रहा है, जितना डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे पहली स्टेप है कोई भी ऑटिस्टिक बच्चों के इम्प्रूवमेंट में। यदि आप डिनाइल मोड पे रहोगे, कई बार मैंने देखा है कि घर वाले ही कहते हैं कि हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चीज़ें उसको करना आ जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें ऐसी होती है, घर वालों का प्रेशर होता है, हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में हम चीज़ों को डिले करते जाते हैं और जितने जल्दी चाहिए उतना जल्दी हेल्प सीख नहीं करते, यानी मदद की जो कोशिश होती है वो नहीं देखते। हमें ऐसा लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, हमें किसी की चीज़ की मदद नहीं है, किसी थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ से हमें सबसे पहले बाहर आना होगा। अब यदि बच्चा ऑटिस्टिक है, आपको पता चल गया है, तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है। तो सबसे पहले हमें बच्चे को कंटिन्यूसली एंगेज रहना है दोस्तों। ऑटिज्म यानी क्या, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑटोइज्म यानी खुद के अंदर, खुद के दुनिया में बच्चा रहता है, बाहर नहीं निकलना चाहता। ऐसे में जो लक्षण हमने देखे थे वो हमें देखने को मिलते हैं, मसलन आंखें नहीं मिलाता है, खुद की दुनिया में व्यस्त होता है, खुद की एक्टिविटीज़ में मस्त होता है, ज़्यादा किसी से बातचीत करने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे में बच्चे को आसपास की सराउंडिंग से कनेक्टेड रखना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बच्चे की हमें चाहिए। अब बच्चों के साथ ऐसे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को पार्क में लेके जाइए, उसे नंगे पैर घास में घुमाइए और उसके साथ में इंटरेक्ट कीजिए। अब मैंने कई पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को लेके जाते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के नाम पे और बच्चे को खेलने देते हैं और खुद अपने मोबाइल में या किसी और दूसरी एक्टिविटी में लग जाते हैं और बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये भी गलत है। बच्चे की तरफ ध्यान देना, उसको कंटिन्यूअसली एंगेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। बच्चे से बात कीजिए, बच्चों को समझिए कि वो क्या कह रहा है। इसके अलावा बच्चों के साथ में आप बॉल प्ले कर सकते हैं, गेंद के साथ में खेल सकते हैं पार्क में जाने से। अब बॉल के साथ में खेलने के भी कई फायदे अपने आप में। बच्चों की
आई कोऑर्डिनेशन हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, बच्चों की आई कैचिंग बढ़ती है, साथ ही साथ मसल कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, बच्चा उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ आपका और बच्चे का जो टाइम है वो क्वालिटी स्पेंड होगा। तो आप बच्चे के साथ में खेलिए, कोई भी चीज़ खेलिए, आप उसके साथ में वाटर प्ले भी कर सकते हैं। पानी में खेलना बच्चों को बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। बच्चे पानी में से निकलने को राजी नहीं होते हैं, ऐसे में आप बच्चों को पानी में खिलाइए, उनके साथ में फन एक्टिविटीज़ कीजिए, उसे किसी चीज़ का डर ना लगे और वो एक्टिविटी एंजॉय करे, इस तरह से उसे खिलाना होता है। इसके अलावा हमें डेली एक्टिविटीज़ भी बच्चों से कराने की कोशिश करनी चाहिए। अब डेली एक्टिविटीज़ मसलन नहाना है, नहाते वक्त साबुन लगाना है, ब्रश करना है तो ब्रश करते वक्त खुद से ब्रश करना है। यदि आप घाई घाई में या जल्दबाजी में बच्चों से कोई चीज़ कराना चाहोगे तो आप खुद ही उसके 2 मिनट में ब्रश करा के उससे भेज दोगे और सोचोगे कि ये हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा यहाँ समय देना है, 2-4-5 मिनट ज़्यादा लेगा बच्चा, लेकिन उससे ये कराना है। मसलन आप बोल सकते हो उसे कि आप टूथब्रश पकड़िए और आप खुद होके पेस्ट लीजिए, या आप बोल सकते हैं कि आप खुद होके ब्रश कीजिए। तो धीरे धीरे यदि आप ये चीज़ें कराते हो, रिपीटेडली कराते हो, तो बच्चा धीरे धीरे ये चीज़ें सीखेगा। आप अगर उसे छोड़ दोगे और कहोगे कि मेरे पास तो समय नहीं है, तो ऐसा करने से नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको बच्चों के साथ में करना ज़रूरी होता है। ये थोड़ा सा कहने में काफ़ी आसान लगता है, सिंपल सा लगता है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन करने वाले को बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है, आपके बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए ये सभी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। हर 2 घंटे में उसको जो है सेंसरी ब्रेक देना ज़रूरी है। यदि वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो हर 2 घंटे में उसको सेंसरी ब्रेक देना ज़रूरी है। सेंसरी ब्रेक कई तरह से कर सकते हैं। आप उसे रोलिंग करा सकते हो, आप उससे एक जगह पे 5-10 मिनट के लिए जंपिंग करा सकते हो, आप उसे कोई चीज़ स्मेल करने दे सकते हो, कोई चीज़ खिला सकते हो, स्मेल, टेस्ट, इस तरह के सेंसरी ब्रेक्स हम बच्चे को दे सकते हैं। उसे कोई गाना सुना सकते हैं, म्यूज़िकल ब्रेक हम दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें करना है। हर 2 घंटे में सेंसरी ब्रेक बच्चों को ज़रूर देना है। उन्हें कंटिन्यूअसली खुद की दुनिया में गुम नहीं रहने देना है। अब हम 24/7 तो उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं। हम 24 घंटे जब तक के बच्चा जाग रहा है, हर 1 मिनट का उसका कैलकुलेशन नहीं रख सकते। मैंने कई लोग देखा है जो ये भी सजेस्ट करते हैं कि 1 मिनट के लिए भी बच्चे को अकेला मत छोड़ो, लेकिन ऐसा वास्तविक जीवन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर ध्यान में रखना है कि हर 2 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा वो एक ही अपनी दुनिया में व्यस्त है, ऐसा नहीं होने देना है हमें। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। जितना ज़्यादा एंगेजमेंट का लेवल रहेगा, उतना ज़्यादा हमें बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये चीज़ भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ, ये चीज़ भी उतनी ही सही है। इसके अलावा बच्चों को लेबलिंग ज़रूर सिखाइए। अब लेबलिंग यानी क्या? तो बच्चों को बहुत सी चीज़ें पता होती है कैसे करना। जैसे उसको यदि हमने कहा कि बेटा पानी लेके आना, तो वो बराबर ग्लास में पानी भर के लेके आएगा। बोल नहीं पाएगा, लेकिन ग्लास में पानी भर के लेके आएगा। उसको ये पता रहता है कि चाबी से हम ताला खोल सकते हैं। लेकिन यदि हमने ग्लास, चाबी और ऐसी 2-3 चीज़ें अगर एक टेबल पे रख दी और उसे कहा कि बेटा मुझे चाबी दो, तो वो नहीं समझ पाएगा कि इसमें से कौन सी चीज़ मुझे उठानी है। तो ये चीज़ जो होती है, ये लेबलिंग होती है। तो ऐसे बच्चों को यूज़ पता होता है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है, ये चीज़ तो पता होती है, लेकिन कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं हम, ये चीज़ पता नहीं होती है। तो लेबलिंग इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग विच वी कैन टीच आवर चिल्ड्रंस। तो ये टीच करना ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे में बहुत सी थेरेपीज भी आती है जो हम बच्चे को देते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, द बेस्ट थेरेपिस्ट फॉर सच चिल्ड्रंस आर देयर पेरेंट्स। उनके माँ बाप से अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं हो सकता है। आप भले ही दूसरे थेरेपिस्ट के बाद पे पास में भी लेके चाहिए। मैंने देखा है बहुत से थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चों को डांटते हैं और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो ऐसे में बच्चे कई बार थेरेपिस्ट लेने को भी नहीं देखते ये बच्चे। तो थोड़ा सा आपको थेरेपिस्ट के साथ में और बच्चों का जो टेम्पो है वो देख के ही थेरेपिस्ट करानी है। आप खुद भी कई तरह की थेरेपिस्ट करा सकते हैं। इसमें से सबसे अच्छा है अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस थेरेपी, सो ABA थेरेपी जिसे कहते हैं।
तो अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, तो बिहेवियर को एनालिस करके उस हिसाब से थेरेपीज देते हैं। इसके कई वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देख के वो थेरेपीज आप खुद भी दे सकते हैं, या फिर आप आपके आसपास में यदि कोई एबीए थेरेपिस्ट है तो उसकी गाइडेंस में भी आप थेरेपी बच्चों को दे सकते हैं। इससे भी बच्चे के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, तरह के कई थेरेपिस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं। अब ज़रूरत देखते हुए बच्चों की आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि कौन सी थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत बच्चों के अंदर है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। लेकिन सिर्फ थेरेपी करा दी और हम ध्यान नहीं दे रहे बच्चों की तरफ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। माँ बाप को, पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट ऐसे बच्चों के लिए लेना ज़रूरी होता है, उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बच्चों के अंदर चाहिए वैसी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। बच्चा एक बार को थेरेपी लेके आ गया है और हम घर पे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो घर पे खुद की ही दुनिया में है, खुद की ही एक्टिविटीज़ में है और हम उसकी तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे जो भी फ़ायदा थेरेपी के दौरान बच्चे को हो रहा है वो फ़ायदा नील हो जाएगा, वो फ़ायदा निकल जाएगा। यदि आप घर पे उसको खुद की दुनिया में जाने दे रहे हैं लंबे समय तक, तो वो जो चीज़ थेरेपीज में सीख रहा है वो नील हो जाती है, बहुत कम उसमें से बच्चा अपना पाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है। इसके अलावा बच्चों के साथ में हमें एक्टिव एंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में देना है। बच्चों के ऊपर सिर्फ ख्याल नहीं रखना है, दूर दूर से देखना नहीं है उसको, उसके साथ में एक्टिव एंगेजमेंट है, उसके साथ में हम कोई भी गेम खेल सकते हैं जिसमें उसको फन एक्टिविटी लगे। ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का सोल्यूशन ये होता है कि यदि ऑटिस्टिक बच्चा है, पढ़ने लिखने में लेट है, तो इसको स्कूल में डाल देते हैं, तो इससे उसका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आसपास के बच्चों को देख के। तो ये चीज़ कुछ हद तक सही है। स्कूल में लेवल ऑफ एंगेजमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बच्चों का इंटरेक्शन हो सकता है, बच्चों के साथ में वो इंटरेक्ट करें और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि ये बच्चे स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ में एंगेज नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वो आइसोलेटेड ही रहना पसंद करते थे। ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें होती हुई देखने को नहीं मिलती है। तो स्कूल में आप ज़रूर डालिए यदि बच्चों को डालना है, लेकिन आप उसका फॉलोअप लीजिए कि उसमें कहीं सही में स्कूल में जाने के बाद में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीज़ हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इम्प्रूवमेंट आपको 4-6 महीने में नहीं लगती है तो इसका मतलब आपको और एफर्ट्स बढ़ाने हैं और आपको जो स्कूल का टाइम है वो भी आपको ही यूटिलाइज करना है, आपको ही बच्चे के साथ में एंगेजमेंट करनी है, जिससे कि उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले। अब होम्योपैथी का रोल क्या आता है? तो होम्योपैथी में कई तरह से हम ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। होम्योपैथी में जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव हम देखते हैं, जहाँ पे बाकी थेरेपीज नहीं होती है। ऑटिज्म के केसेस में ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं और ऐसे में हर चीज़ वो ट्राई करते हैं और हर चीज़ ट्राई कर चुकने के बाद में जो भी चीज़ उन्हें मिलती है वो चीज़ को वो पकड़ लेते हैं। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेट ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेट मदद सीख करते हैं और फिर जब लेते हैं तो फिर हर चीज़ को एक साथ में ट्राई करते हैं और वो सभी चीज़ें जब फेल होती है तब जाके कहीं वो होम्योपैथी के पास में आते हैं। अब होम्योपैथी यहाँ पे अच्छा काम करती है, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि होम्योपैथी में हम जड़ तक के बच्चे के जाते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। यहाँ पे होम्योपैथी में मैं बता देना चाहता हूँ प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी काफ़ी मायने रखती है। प्रेगनेंसी के वक्त कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन थी या कोई स्ट्रेस था क्या मदर को, ये हिस्ट्री तक होम्योपैथिक डॉक्टर्स लेते हैं और उस हिसाब से मेडिसिन को आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चे के स्वभाव को समझते हैं। सिर्फ बच्चे के लक्षणों के ऊपर होम्योपैथी में दवाई नहीं दी जाती है, बच्चों के पूरे सिम्टम्स को हम लेते हैं। अब कई बार बच्चे जो ऑटिज्म के जो लक्षण है वही मैंने देखा है कि पेरेंट्स बताते हैं, उनके जनरल सिम्टम्स नहीं बताते हैं। तो ऐसे में उनके जनरल सिम्टम्स लेना और उनको आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से मेडिसिन निकालना होम्योपैथी में एक बहुत ही कलात्मक काम है, मैं कहूँगा आर्टिस्टिक वर्क है और इसीलिए आपको प्रॉपर एक
अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के इसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। मसलन आपको बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके डिज़ायर्स क्या है, एवर्जन क्या है, उसे किस चीज़ का डर है, या वो फ़ियरलेस है, किसी चीज़ से नहीं डरता है, ये गिरने से नहीं डरता है डॉक्टर साहब, ये ऊँचाई पे चले जाता है, गिरने से नहीं डरता है। और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं कि जगहों से नहीं हिलेंगे, उन्हें हर चीज़ का डर लगेगा, अंधेरे का डर लगेगा, चूहे का डर लगेगा। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम हमें ऑटिज़्म के अंदर देखने को मिलते हैं। या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, मारता तो नहीं है, हाथ तो नहीं उठाता है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मासूम सहम के एक जगह बैठे होते हैं। तो ये जो जनरल सिम्टम्स है, ये होम्योपैथी के मायने से काफ़ी महत्व रखते हैं और इनके हिसाब से हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। दूसरा प्रश्न, कई बार पेशेंट जो पूछते हैं, ऑटिज़म के जो पेशेंट मेरे पास में आते हैं, वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कितने दिन में मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है आंसर कर पाना, क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी होती है। हर बच्चे का समय जो है इम्प्रूवमेंट के लिए वो अलग-अलग रह सकता है। मसलन लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि कुछ हफ्तों के अंदर ही हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, और जब भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है वो हमें जनरल सिम्पटम्स में पहले देखने को मिलती है। जनरल सिम्पटम्स यानी उसके नींद अच्छी हो जाएँगी, उसके पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा, उसे भूख अच्छी लगेंगी। तो ये जो जनरल सिम्पटम्स है वो हमें पहले इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है, और जो उसका डिस्कनेक्ट है, जो वो खुद की दुनिया में खो जाता है, वो चीज़ें फिर धीरे-धीरे हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलती है। लर्निंग डिसेबिलिटी अगर है तो उसे और थोड़ा समय हमें ठीक होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन कुछ हफ्तों में हमें जनरल इम्प्रूवमेंट यदि देखने को मिलते हैं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आगे होम्योपैथी का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। कई बार ट्रीटमेंट के दौरान होता ये है कि हम दवाइयाँ देते हैं और बच्चे को तुरंत ही आराम हो जाता है, और कई बार ऐसा ठीक इसका उल्टा होता है कि हम दवा देते हैं और बच्चे के जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो ध्यान में रखने वाली है कि ये जो कभी-कभी सिम्टम्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या कभी-कभी सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स हमें ऑटिज़्म के अंदर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान कई बार देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर इम्प्रूव हो गया है तो खुशी मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा अगर सिम्टम्स उसके बढ़ जाते हैं तो एकदम से दुखी भी नहीं होना है। आपको एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ में, प्लान के साथ में फिक्स रहना है और उसी को कंटिन्यू करना है। अप्स एंड डाउन्स ट्रीटमेंट के दौरान आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि जो बच्चा है वो चीज़ें सीखने की काबिलियत रख रहा है और आसपास के सराउंडिंग से कनेक्ट कर रहा है। मेन ये चीज़ है। मैंने कई ऑटिस्टिक बच्चे देखे हैं जो 1 to 100 2 साल में ही बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे आगे उनका ऑटिज़्म हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। तो सिर्फ चीज़ें सीख रहा है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है। उसका आसपास में कनेक्ट बनना ज़्यादा महत्व का है मेरे हिसाब से। तो आसपास की सराउंडिंग से कनेक्ट की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कई बार हम करते ये है कि बच्चे को थेरेपी के नाम पे, क्वालिटी टाइम के नाम पे हम चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसके साथ में फन एक्टिविटीज़ कीजिए, लेकिन कोई नई चीज़ सिखाने की कोशिश मत कीजिए बच्चे को। बच्चों को उनकी पेस से चीज़ें सीखने दीजिए। यदि आप बच्चों को क्वालिटी टाइम में भी इसी तरह करोगे कि ये मैंने आपको 3-4 चीज़ों के नाम बताए थे, आपको सिखाए थे, आपको आ नहीं रहे, तो बच्चा थेरेपी नहीं लेगा या आपके साथ में नहीं बैठेगा, वो उससे दूर भागेगा। तो उसे उसके साथ में खेलिए आप, उसके इंटरेस्ट की चीज़ें कीजिए, उसके जो सेंसरी स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाइए, सेंसरी ब्रेक दीजिए, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है ये सभी चीज़ों से हमें होती हुई देखने को मिलती है। अब होम्योपैथी में कई दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में काम आती है। मसलन एक बहुत ही अच्छी दवा है एगेरिकस, जिसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट लेट हमें होता हुआ देखने को मिलता है। एक दवा है बराइटाकार, जिसके अंदर भी हमें बच्चे थोड़े से इडियोटिक देखने को मिलते हैं, ड्वार्फिश देखने को मिलते हैं, चीज़ें जल्दी सीखते नहीं है। साथ ही साथ बराइटाकार के पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ रहेगी। यदि बच्चे ऐसे हैं और साथ में टॉन्सिल्स है तो हो सकता है कि बराइटाकार उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से आराम दे। इसके अलावा कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एग्रेसिव यदि बच्चे हैं, कपड़े खोल खोल के फेंक रहे हैं, मुझे कपड़े पहनना ही नहीं है, इस तरह से करते हैं, तो हायोशियामस काम में आ सकती है। वही बच्चे यदि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, चिल्लाते हैं और दिन भर रोने का काम करते हैं, तो चैमोमिला जैसी दवाइयाँ यहाँ पे काम आती है। इसके अलावा सेपिया, पल्सेटिला, नेट्रमूर, ट्यूबरकुलिनम, इस तरह की कई दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो उनके लक्षणों को
फाइनली देख के, उनकी मोडालिटीज़ को फाइनली देख के हम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया उनको क्या पसंद है, उन्हें डर है या नहीं है, या उनका एग्रेशन कैसा, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही दवाइयों का संक्षिप्त में विवरण इसीलिए दिया, क्योंकि होता यह है कि मन से दवाइयाँ कई बार पेशेंट लेना शुरू कर देते हैं और ऐसे में जो चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते, इसीलिए दवाइयों को ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो अगर हो सके तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्ट करके उनको पूरे लक्षण बता के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा पहलू ये भी है दवा ना बताने का, कि दवा या ट्रीटमेंट के कोर्स के दौरान कई बार हमें दवाइयाँ बदलनी पड़ती है। एक दवा चालू कर दी और वही दवा जिंदगी भर चलेंगी, ऐसा नहीं होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी सिम्टम्स या लक्षण के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से दवा हमें बदल के भी देना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से आप एक अनुभवी डॉक्टर के अंडर ही ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप ऑनलाइन मुझसे भी ले सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी यदि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उनकी भी आप सलाह ले सकते हैं और उनके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, दिल के करीब जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए थोड़ा लंबा चला, लेकिन यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बताई वो शायद आप सभी को समझ में आई होंगी। और मैं मानता हूँ पेरेंट्स के लिए थोड़ा टफ रहेगा। 2 महीने तो शुरुआत के बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि शुरुआत के 2 महीने बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम जो भी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं बच्चे वो नहीं रिस्पॉन्ड करते, उसको नहीं जैसा चाहिए फॉलोअप देते, प्रतिसाद उतना नहीं देते। लेकिन आप यदि यही रूटीन कंटिन्यूसली करोगे, आप उनको उनके साथ में कनेक्ट बना के रखने की कोशिश करोगे, तो 2-3 महीनों के बाद में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि दे आर बिकमिंग कनेक्टेड टू यू। तो वो आपसे जुड़ेंगे, आपकी जो चीज़ें आपने बताई वो चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे इन दवाइयों की मदद से भी हमें उनके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, ये था ऑटिज्म के बारे में। आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आप सबको पसंद आई होंगी। यदि कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिससे भी इस वीडियो की, इस जानकारी की ज़रूरत हो उन तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।